बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि सामाजिक कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खाने में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। अब जब लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गपशप होने लगी। एक मुसलमान पागल से उसके दोस्त ने पूछा कि मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है। तो उसने बड़े सोच विचार के बाद जवाब दिया कि हिंदुस्तान में यह एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। इनमें से इन पागलों में से बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी थी, ऐसे कातिलों की थी जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने कुछ दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था ताकि वे फांसी के फंदे से बच जाए। ये लोग पागल तो नहीं थे, लेकिन इनको इतना मालूम था लेकिन कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। वहाँ रहने वाले अलग अलग पागल अलग अलग तरीके से व्यवहार करते थे। जैसे एक मोटा मुसलमान था, वह दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था और उसने अचानक यह आदत छोड़ दी और उसने घोषित कर दिया कि उसका नाम मोहम्मद अली है और उसने ऐलान कर दिया कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है और उसकी देखा देखी एक पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। इससे पहले कि खून खराबा हो जाए, दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत थी जिसने उसे ठुकरा दिया था। जब तबादले की बात शुरू हुई तो उस वकील को कई पागलों ने समझाया कि दिल बुरा ना करे, उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उसी हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था। उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। एक सिख था और एक सिख था जिसे पागल खाने में दाखिल हुए 15 वर्ष हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से अजीबोगरीब शब्द सुनने को मिलते थे। औपर दी गड़गड़ दी अनैक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल आफ दी लाटे। वो न दिन को सोता था और न रात को। एक पल के लिए भी सोता ही नहीं था, वह लेटता भी नहीं था। अब जब उसे भी पता चला इस बारे में, वह टोबा टेक सिंह का रहने वाला था। उसका नाम बिशन सिंह था। वह टोबा टेक सिंह का रहने वाला था, इसलिए उसे सब लोग टोबा टेक सिंह कहते थे। टोबा टेक सिंह जो है लाहौर के पास ही एक जगह थी। अब उसने दूसरे पागलों से, बिशन सिंह या टोबा टेक सिंह, सब दूसरे पागलों से पूछना शुरू कर दिया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वह रहने वाला है। क्या वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? अच्छा, वहाँ रहने वाले किसी भी लोगों को कोई भी जानकारी नहीं थी। यह जो बिशन सिंह था, टोबा टेक सिंह, यह बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। 15 वर्षों में उसने किसी से भी झगड़ा फसाद नहीं किया था। उसके पास अच्छी खासी जमीन थी, खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया और उसके रिश्तेदार उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। पहले पहल जो रिश्तेदार थे वो हर महीने उससे मिलने आते थे, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वह बच्ची थी, जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू गिरते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने सारे लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई टोबा टेक सिंह कहाँ है। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो बिशन सिंह का दोस्त था मुलाकात के लिए आया। मुसलमान दोस्त पहले कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया, फिर वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका कि यह तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है।
फसलदीन ने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। और तुम्हारी बेटी रूप कौर? वह कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लग गया। बेटी रूप कौर? फसलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वह भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई है थी। फजलदीन ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैरियत पूछता हूँ। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, तो भाई बलबीर सिंह और भाई बधावा सिंह को मेरा सलाम कहना। और यह तुम्हारे लिए मैं थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। बिशन सिंह इन मरुंडों की पोटली जो रहती है वो सिपाही के हवाले कर दी और फसलदीन से भी पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। फसलदीन ने हैरत से पूछा, कहाँ है? वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फसलदीन बौखला सा गया। पागलों की सूचियां पहुंच चुकी थी। तबादले का दिन निश्चित हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के सुरक्षा दस्ते के साथ रवाना हुई। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते नहीं थे, जो निकलने पर राजी होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, कुछ आपस में झगड़ रही हैं, कुछ रो रही हैं, बिलख रही हैं। जब बिशन सिंह की बारी आई और वागा के उस पार का संबंधित अफसर उनका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? संबंधित अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी बचे साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह यहाँ है, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऑपर द गड़गड़ द नेक्स्ट द बिधियाना द मूंग द दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं आया है तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा। बहस को जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई। वह दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई भी ताकत नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि हानि पहुंचाने वाला नहीं था, इसलिए उससे और अधिक जबरदस्ती न की गई। उसको वहीं खड़े रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले संज्ञाहीन जड़वत बिशन सिंह के हलक से एक आकाश भेदी चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े हुए आए और उन्होंने देखा कि वह आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था और इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। यह परंपरागत टोबा टेक सिंह सादत हसन मंटो की बहुत खूबसूरत उर्दू कहानी है, जिसका अनुवाद मुशर्रफ आलम जौकी ने किया है। परंपरागत किस्सा शैली में लिखी हुई है, भाषा बोलती हुई है और यह कहानी मंटो की कहानी कला का एक सुंदर और प्रभावी नमूना है। जब तथाकथित अक्लमंद लोगों के माध्यम से कहना मुश्किल हो जाए, तब सर्जक पागलों के माध्यम से अपनी बात कहता है और यह सर्जक सादत हसन मंटो अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। यह MSD 12 की एक कहानी है, इग्नू से, जो MA हिंदी कर रहे हैं फाइनल ईयर का। अगर आप इसी तरह की और सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ये टोबा टेक सिंह का सारांश भी यही होगा, टोबा टेक सिंह का विश्लेषण और मूल्यांकन में भी यही आएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर सिर्फ ये पढ़कर भी जाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।